कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो हमने आखिरी वीडियो में जाना था कि काव्य प्रकाश के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि काव्य के हेतु क्या होते हैं। अब काव्य के प्रयोजन और काव्य के हेतु ये दो अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्रयोजन भी तो रीज़न होता है, हेतु भी रीज़न होता है, दोनों का मतलब रीज़न होता है ना, कि काव्य के पीछे क्या रीज़न है। प्रयोजन भी वही हुआ, हेतु भी वही हुआ, लेकिन नहीं, प्रयोजन अलग है, हेतु अलग है। अब ये कैसे अलग है? प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस, हेतु का मतलब होता है जो मूल कारण है, यानी जो बेस है, जिसकी वजह से वो काम हो पा रहा है या हो रहा है। ठीक है, प्रयोजन की वजह से भी कोई कार्य में प्रवृत्त होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रयोजन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर आता है, फॉर दिस। आप क्यों कर रहे हैं? फॉर दिस, क्यों आता है प्रयोजन के लिए, ठीक है। और फॉर आता है जिसका आंसर होता है फॉर, इसके लिए, के लिए, है ना। संप्रदान अर्थ होता है वहाँ पे कि ख्याति के लिए कर रहे हैं, यश के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और दूसरी ओर जो हेतु है वो क्या मतलब बताते हैं? हेतु ये मतलब बताते हैं कि कैसे कार्य हो रहा है, किसके थ्रू कार्य हो रहा है। करण, हेतु जो है वो करण बताते हैं, से और के द्वारा, है ना। तो अगर हम प्रयोजन की बात करें तो वो चतुर्थी विभक्ति की तरह उसे माना जाएगा कि फॉर, के लिए, संप्रदान अर्थ में होता है प्रयोजन। और हेतु के लिए अगर हम माने तो वो करण अर्थ में होता है कि इसके द्वारा ऐसा हो रहा है, इससे ऐसे हो रहा है ना। तो ऐसा समझते हैं हम हेतु। काव्य के प्रयोजन और काव्य के हेतु ये दो अलग चीज़ें हैं। काव्य के प्रयोजन जो है वो चतुर्थी को आंसर करते हैं और काव्य के हेतु जो है वो करण को आंसर करते हैं, यानी तृतीय विभक्ति को आंसर करते हैं। काव्य के प्रयोजन जो है वो फॉर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और काव्य के हेतु जो है वो थ्रू या बाय के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कार्य आप किसके लिए कर रहे हो, फॉर व्हाट, ठीक है। तो वहाँ पर चतुर्थी हो गया, जैसे ख्याति के लिए, धन के लिए, यश के लिए, है ना। और हेतु का क्या मतलब हो गया? थ्रू, यानी से, इसके द्वारा कर रहे हो। आप में वो निपुणता है तो निपुणता के द्वारा हो रहा है वो कार्य, निपुणता के लिए नहीं हो रहा है, निपुणता के लिए नहीं हो रहा है, निपुणता के द्वारा हो रहा है। तो वो निपुणता जो है वो हेतु मानी जाएगी। तो यही डिफरेंस है काव्य के हेतु में और काव्य के प्रयोजन में। काव्य के प्रयोजन जो है वो क्वेश्चन उठाते हैं वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और काव्य के हेतु जो क्वेश्चन उठाते हैं वो क्या है? थ्रू विच आर यू डूइंग दिस, हाउ आर यू डूइंग दिस, हाउ, कैसे। आई होप प्रयोजन और हेतु में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। तो अब हम देखेंगे आचार्य मम्मट के द्वारा दिए गए काव्य के हेतु। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आचार्य मम्मट जो है वो काव्य के हेतु बताते हैं अब कि काव्य कोई भी इंसान कैसे लिखता है। अगर कोई भी मनुष्य है, उसको काव्य जगत में कवि बनना है, उसको काव्य जगत में ख्याति चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए उसे, या फिर आनंद चाहिए, है ना, इस तरह के उसके पर्पस हैं। उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो हमने 6 पर्पस पीछे पढ़े थे काव्य के प्रयोजन में। उन 6 प्रयोजनों में से अगर उसका कोई भी एक प्रयोजन है तो इसलिए वो कवि बनना चाहता है। लेकिन यदि उसके पास सामग्री नहीं है कवि बनने की, उसके पास जो हेतु चाहिए वो उसके पास नहीं है अवेलेबल, उसके दिमाग में नहीं है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है, इनबिल्ट कैपेबिलिटीज़ जो है वो नहीं है, या उसने सीखी नहीं है, तो वो काव्य नहीं लिख सकता, ठीक है। यही बात हेतु से डिसाइड होती है कि उसमें कौन कौन से ऐसे हेतु होने चाहिए जिससे वो जो व्यक्ति है वो काव्य पढ़ने वाला या काव्य सुनने वाला या काव्य लिखने वाला हो सकता है। प्रयोजन तो हम सबके पास होंगे, लेकिन प्रयोजन में प्रवृत्त होने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी योग्यता है, वो है या नहीं है, वो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, वो हेतु डिसाइड करते हैं। तो हेतु कौन से हैं काव्य के, वो आचार्य मम्मट बताते हैं, ठीक है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने इस प्रकार बताया है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तत् उद्भवे। तो यहाँ पर पहला शब्द है शक्ति। शक्ति से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? काव्य लिखने के लिए कवि में जो स्वाभाविक निपुणता होती है, स्वाभाविक क्रिएटिविटी होती है ना, उसको बोलते हैं शक्ति। यहाँ पर शक्ति से यही तात्पर्य है, लाइक आप में इनबिल्ट कैपेबिलिटी है, आप में स्वाभाविक शक्ति है
कि आप जो है इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हर कोई पोएट्री नहीं लिख सकता, हर कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, हर कोई आर्किटेक्चर नहीं कर सकता, हर कोई साइंस नहीं पढ़ सकता, हर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। सबका अपना अपना एरिया होता है ना। हर कोई लिटरेचर पर्सन नहीं होता, कुछ पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, कुछ हिस्टोरिक पर्सन होते हैं, कुछ आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं। सबका अपना अपना एरिया है और क्रिएटिविटी का भी अपना अपना एरिया है। तो क्रिएटिविटी किस साइड में जानी है आपकी, ये भी सबका एक जैसा नहीं होता। ठीक है, जो आपने देखा होगा आपके क्लासमेट या आपके फ्रेंड्स या आप खुद, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्कूल टाइम से ही पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं। पोएट्री नहीं लिखते तो अपनी इमेजिनेशन के बल पे स्टोरीज़ लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो इमेजिनेशन है या ये जो स्टोरी लिखने वाला आपकी जो कला है ना, ये जो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन चलती है कि अच्छा ऐसा हो, इधर की चीज़ उधर जोड़ना, उधर की चीज़ इधर जोड़ना, किसी के शब्दों को पकड़ पकड़ के नई नई स्टेटमेंट्स में, नए नए इमोशंस में यूज़ करना, ये क्रिएटिविटी भी सब में नहीं होती। ये क्रिएटिविटी भी कुछ लोगों में होती है। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी है, इसी को बोलते हैं शक्ति। सबकी अपनी अपनी शक्ति है। तो काव्य लिखने के लिए कवि की भी अपनी शक्ति है। तो वो जो शक्ति है ना, वो एक हेतु है जिसकी वजह से आप काव्य लिख सकते हैं। अगर आप में ये शक्ति नहीं है तो आप काव्य नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेतु क्या हो गया काव्य का, कि कवि में स्वाभाविक शक्ति होती है, रचनात्मक शक्ति होती है। इसको हम क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जाना कि पहला जो हेतु है काव्य लिखने के लिए वो क्या है, शक्ति। अगला वर्ड क्या दिया गया है, निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणार्थ। ठीक है, लोक व्यवहार में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, शास्त्रों से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आपको कविता लिखनी है, ठीक है, अगर आपको कविता लिखनी है तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है, आप में अथाह शक्ति हो, आप में बहुत शक्ति है काव्य लिखने की, ठीक है, आप में खूब भर भर कर टैलेंट है, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, किसके प्रति कैसे भाव से लिखना है, किसके प्रति कैसे भाव से नहीं लिखना है, लोक में आपको आइडिया नहीं है कि रिलेशंस कैसे चलते हैं, समाज कैसे चलता है, जो आपकी नॉलेज है वो सिर्फ फ़िलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल नॉलेज की बात अगर हम नहीं भी करें या दूसरी तरह की नॉलेज की बात हम नहीं भी करें, अगर आपको लिटरेचर की नॉलेज नहीं है कि किन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है, हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो भी आप काव्य नहीं लिख सकते। ठीक है, तो लोक में या शास्त्र से आने वाली निपुणता, ठीक है, जो पर्यालोचन से आती है, लोक और शास्त्र के पर्यालोचन से उनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आप में निपुणता आती है, तो भी आप काव्य लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड उनको काव्य सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनको गज़लें शायरी ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट वो लिखना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनको या तो शब्दों की सही पकड़ नहीं है, दे आर नॉट गुड विद दी वोकैबुलरी ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। मतलब सुनने में उनको लगता है कि अच्छा हाँ इसका मतलब ये होता है, ये पता है, बट जब आप लिखते हो तो आपको नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ करना है वर्ड को, है ना। और वर्ड कई बार दिमाग में आते भी नहीं हैं, वर्ड उन्हीं के दिमाग में आते हैं जिनके अंदर ये निपुणता होती है, जो सीख चुके हैं शास्त्रों को पढ़ के कि अच्छा ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो सीख चुके हैं लोगों को देखकर कि हाँ ऐसा व्यवहार होता है समाज में, ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर सपोज़ अगर आपको कोई रोमांटिक पोएट्री लिखनी है, ठीक है, आपके जीवन में अभी तक कुछ रोमांटिक घटित ही नहीं हुआ है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। आपको कुछ वीर रस पर कविता लिखनी है, आपको कुछ ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर कविता लिखनी है, लेकिन आपका प्रवेश पॉलिटिकल एरिया में, राजनीतिक एरिया में अभी तक है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर क्या काव्य लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो वही बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि जिस चीज़ में आपका ज्ञान अर्जित हो चुका है शास्त्रों के द्वारा और व्यवहार के द्वारा जो चीज़ें देखकर ज्ञान अर्जित हो चुका है, उसके बेसिस पर आप कविताएँ लिखते हैं। ठीक है, अब आपके पास प्रयोजन तो है कि आपको यश चाहिए या आपको इस दिशा में लिखना है, आपको राजा के ऊपर लिखना है तो आपको धन मिलेगा, बट आप राजा को जानते ही नहीं है, आप कभी राज दरबार में गए ही नहीं है, आपको उसके जीवन की कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे चल रहा है राजा का जीवन, तो आप उस पर कैसे लिखेंगे। यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, अबाउट दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, है ना। आपको उस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस लोग क्या, वो जो राजनीतिक लोग है वो कैसा है, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो लोक और शास्त्र से उत्पन्न जो आप
से आपके अंदर उसके पर्यालोचन से उत्पन्न जो आपके अंदर योग्यता आती है, वो भी एक हेतु है काव्य का। इसके बिना भी आप काव्य नहीं लिख सकते। तो आई होप ये सेकेंड हेतु जो है वो सबको क्लियर होगा। चलते हैं थर्ड हेतु पे। अगला वर्ड है काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि काव्य की रचना शैली आपको पता होनी चाहिए, उसकी आलोचना पद्धति आपको पता होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि आपको चलो ज्ञान है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान है कि कैसे लोग चल रहा है, आपने शास्त्रों से भी ज्ञान अर्जित कर लिया है कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या एथिकल है, क्या मॉरल है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब आपने जान लिया है नॉलेज में। आपने लोक में रहकर भी उस समाज को जान लिया है, लोगों के साइकोलॉजी को समझ लिया है, लोगों के इमोशंस को समझ लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। और आप में वो निपुणता भी है कि आप जो है काव्य लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको काव्य लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अगर आपको ये नहीं पता कि काव्य को लिखने के क्या क्या रूल्स हैं, है ना, काव्य को लिखने के क्या क्या रूल्स हैं, काव्य किस शैली में लिखा जाता है, किस रस की क्या शैली होती है, किस छंद में किस तरह का वर्णन आप लिख सकें जो मधुर लगे, जो अच्छा लगे, है ना, किस अलंकार का आप प्रयोग यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, अगर आपको इस चीज़ का अभ्यास नहीं है और आपने सीखा नहीं है, तो भी काव्य लिखने में डिफ़िकल्टी आएगी। इसके बिना भी आप काव्य नहीं लिख सकते। वो काव्य वैसा ही कहलाएगा कि जैसे स्कूल के बच्चे लिखते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जिनमें शक्ति भी है और उन्होंने जान भी लिया है आसपास क्या चल रहा है, लेकिन they have not studied literature, they don't have the subject knowledge। मतलब आप काव्य अगर लिख रहे हैं, इमेजिन कालिदास का काव्य है, उन्होंने सब देख लिया अभियान शाकुंतलम में कि कैसा समाज है स्त्री के प्रति, ठीक है, पिता की क्या स्थिति है उसके प्रति और दुष्यंत की क्या साइकोलॉजी है उसके प्रति। कालिदास ने सब अपने समाज में देखा जो उसने अपने किरदारों में उतारा। कालिदास में वो क्षमता थी, वो शक्ति थी कि उन्होंने महाभारत के एक आख्यान को उठाकर इतना सुंदर प्ले लिख दिया, ठीक है। उनमें ये क्षमता थी कि प्लांट्स भी अगर बातें कर सकते हैं, मतलब स्वाभाविक बातें ना करके परोक्ष रूप से अगर उनको एज अ सिबलिंग दिखाया जा सकता है किसी कन्या का, तो ये सारी इमेजिनेशन शक्ति है उनके पास, लोकशास्त्र की निपुणता है उनके पास। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कालिदास को उपमा का ज्ञान नहीं है, कालिदास से उपमा ये बहुत फेमस होती है कि कालिदास जो है उपमा के कारण, उपमा अलंकार के कारण जाने जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर कालिदास को उपमा की नॉलेज नहीं होती या कालिदास को छंदों की नॉलेज नहीं होती, तो क्या वो डायलॉग्स के बीच में आने वाले पद्यों को रच पाते? नहीं। क्या वो शकुंतला की जो तुलना है, जो शकुंतला की उपमा है, वो उस वनलता से कर पाते? नहीं। क्या जो शकुंतला की आंखें हैं वो ऐसी हैं, जो होठ है वो ऐसे हैं, जो हाथ है वो ऐसे हैं, इस तरह के जो डायलॉग्स कालिदास ने लिखे हैं, अगर ये आइडिया उनको नहीं होता तो क्या वो लिख पाते? नहीं लिख पाते, उतना सुंदर नहीं लिख पाते, है ना। यही मेरे कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि वो उतना सुंदर नहीं लिख पाते। तो अगर आपको अभ्यास नहीं है, गुरु से आपने शिक्षा नहीं ली है कि छंद क्या है, अलंकार क्या है, काव्य की रचना शैली आपको नहीं पता, आलोचना पद्धति नहीं पता कि भाई इसको तो काव्य कहते हैं, इसको काव्य नहीं कहते, ये गुण होने चाहिए, ये गुण नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे एक कॉन्टेक्स्ट ला रही हूँ दूसरी वीडियो का, अगर आपने देखा हो वो वीडियो जो मैंने बनाया था, बैटल बिटवीन आचार्य विश्वनाथ एंड आचार्य मम्मट, ठीक है, उसमें मैंने एक जगह मेंशन किया था कि अगर कोई काव्य है उसमें एकदम श्रृंगारिक वर्णन है, लेकिन वहाँ पर ओज गुण का प्रयोग आप कर देते हैं। ओज गुण कौन सा होता है? हैवी, जो वीर रस को दर्शाने वाले, जो ट ठ ढ लंबे लंबे समास, इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ वहाँ पर। तो क्या उसमें श्रृंगार का अनुभव आप कर पाएंगे? या फिर वहाँ होगा श्रृंगार का अनुभव जो एकदम मृदुल सॉफ्ट वर्ण है, य र ल व म, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो लेटर्स हैं,
अगर इन लेटर्स से यूज़ होकर आप श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो वो कितना सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आप ट ठ ढ टाइप ऐसे बड़े बड़े ओज गुण जैसे वर्ड्स का यूज़ आप कर देंगे तो वो श्रृंगार का वर्णन लगेगा, लेकिन उसका आनंद आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो अगर आपको ये अभ्यास नहीं है, आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो भी वो आप काव्य लिखने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये भी एक काव्य का हेतु है कि आपको अभ्यास होना चाहिए, काव्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको उसकी आलोचना भी करना आना चाहिए, उसको एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए। जिस तरीके से आचार्य विश्वनाथ ने कैसे खंडन किया है, उनकी आलोचना की है, क्रिटिसाइज़ किया है ना, तो वो भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो काव्य को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार आप काव्य निर्माण का अभ्यास करें, ये भी काव्य का एक हेतु है, ठीक है। तो ये 3 जो है आचार्य मम्मट ने, काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य के हेतु बताए। क्या? पहला शक्ति, दूसरा निपुणता जो लोक और शास्त्र के प्रयोजन से आपको आती है, तीसरा काव्य का ज्ञान और उसका अभ्यास, ठीक है। तो ये 3 हेतु हैं जो बताए गए आचार्य मम्मट के द्वारा फॉर काव्य लिखने के लिए। ये 3 हेतु अनिवार्य हैं, इंसान में होने चाहिए अगर उसको कवि बनना है। तो इस तरह हमने जाना कि काव्य के 3 हेतु हैं जो आचार्य मम्मट ने बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा व्याख्यान अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। एंड तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है काव्य का, हमने मंगलाचरण पढ़ा है काव्य प्रकाश का, दूसरा पद्य जो था वो काव्य के प्रयोजन था, और तीसरा हमने पढ़ा काव्य के हेतु। अब बच रहा है काव्य का लक्षण। वो मैं पहले 1-2 वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। मैंने उसको द मेकिंग ऑफ काव्य प्रकाश में भी समझाया है, मैंने उसको बैटल बिटवीन आचार्य विश्वनाथ एंड मम्मट, उसमें तो पूरा ही वो उठा के रख दिया है, ठीक है, उसमें भी समझाया है। लेकिन क्योंकि ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की ये सीरीज़ चल रही है अभी, तो हम चतुर्थ जो यहाँ पे पद्य है वो काव्य का लक्षण है, उसको भी पढ़ेंगे। तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।